Hey everyone, welcome back to yet another video in the journey of getting rich। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में ही फॉल स्टॉक मार्केट में ही लगातार गिरावट के बारे में बात करने वाले हैं। लोगों के मन में जो डर बना हुआ है कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है और कितना गिरेगा, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, ये सारी अनसर्टेनिटीज़, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग वाई कि स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। अगर इसका सीधा सिंपल सा जवाब समझा जाए तो वो है बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन कैसे इंपैक्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट को, उस चीज़ को समझने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट और जीडीपी के अंदर क्या रिलेशन है और कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था रेपो रेट के बारे में। जैसे जैसे मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए आरबीआई अपने रेपो रेट बढ़ा सकता है, वैसा वैसा हुआ भी। 4 मई को स्टेटमेंट जारी करते हुए आरबीआई ने बताया कि वो 40 पॉइंट से अपने जो रेपो रेट को बढ़ा करके 4.4% कर रहे हैं। अब रेपो रेट कैसे हेल्प करेगा इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, वो हम एक बार समझ लेते हैं। सो रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई बाकी सारे बैंक्स को पैसा लेंड करती है, आगे लेंड करती है। सो ये कैसे हेल्प कर रहा है वो समझते हैं। चलिए, तो जब बाकी सारे बैंक्स को हायर इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई से पैसा मिलेगा तो कई बार वो सोचते हैं कि हायर इंटरेस्ट रेट पे पैसा नहीं लेते हैं और वो मनी बोरो नहीं करते हैं आरबीआई से। कई बार अगर वो बोरो करते भी हैं तो फर्दर क्या होता है कि वो आगे जो पैसा लैंड करते हैं कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को, तो वो भी अपने हायर इंटरेस्ट रेट पे वो आगे पैसा लैंड करते हैं। सो इससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, वो भी कई बार सोचते हैं कि यार हायर इंटरेस्ट रेट मुझे पे करने पड़ेंगे इस लोन को लेने के लिए, तो वो भी कई बार लोन लेने से बचते हैं। सो इससे क्या होता है, दोनों ही केसेस में जो कैश फ्लो होता है उसमें थोड़ी सी कमी आती है, पैसे लोगों के पास कम पहुंचता है, तो उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो जो डिमांड होती है किसी प्रोडक्ट की वो थोड़ी घटती जाती है। जब डिमांड घटती जाती है, वो पीछे से जब सप्लाई हम उसकी बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो डिमांड एंड सप्लाई जब कंट्रोल में आती है, जब मैच करना शुरू करती है, तो वहां पे जो महंगाई, जो इन्फ्लेशन है वो फिर कंट्रोल में आ जाती है। एक्सपर्ट्स की माने तो इन्फ्लेशन रेट हमें यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा वैसे वैसे हमें रेपो रेट भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट द गुड थिंग इज इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया एक सही ट्रैक पर, इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक बार ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इंडिया द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जीडीपी, और ये प्रोजेक्शन है 2022 के लिए अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। अगर आने वाले सालों में इसकी प्रोजेक्शन को देखा जाए तो वहाँ पे समझने के लिए हम इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया टू ओवरटेक जापान एज एशिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 अकॉर्डिंग टू आईएचएस। और उसको थोड़ा इन डेप्थ समझने के लिए मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ। So by 2030, the Indian economy would also be larger in size than the largest European economies of Germany, France and the UK. So 2030 तक इंडिया जर्मनी, फ्रांस, यूके, जापान जैसी कंट्रीज को ओवरटेक कर लेगा जीडीपी के मामले में, ग्रोथ के मामले में। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा समझने के लिए हम देखते हैं कि क्योंकि एन इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर ऑफ इंडिया इज इट्स लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग मिडिल क्लास। सो इंडिया का जो मिडिल क्लास जो पीपल है वो ग्रो कर रहा है, तो इंडिया ग्रो कर रहा है, इसलिए इंडिया ओवरटेक कर लेगा इन सारी कंट्रीज को। एंड द गुड थिंग इज इंडिया ने जो लास्ट ईयर अपना जो सेटअप किया था एक्सपोर्ट करने के लिए, उस लिमिट को उन्होंने बहुत अच्छे से ऊपर क्रॉस किया, और जो इंपोर्ट है वो लगातार थोड़ा कम करते जा रहे हैं। जो चीज़ें इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो सकती हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जा रहा है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव इंडिया के अंदर लिए जा रहे हैं। 2023 का जो बजट पेश हुआ था वहाँ पे हेल्थ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर काफ़ी सारे जो बजट है वो पेश किया गया है। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया की फेवर में मुझे नज़र आती हैं। तो ये स्टॉक मार्केट, ये डिकेड जो है ये इंडिया का रहने वाला है। सो मार्केट की बात करें तो लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। एक बार इसके निफ्टी के चार्ट के ऊपर खोल लेते हैं हम, उसके प्राइस एक्शन को देख लेते हैं, उसका प्राइस एक्शन क्या बोलता है। सो अगर इसके प्राइस की बात करें तो निफ्टी अभी एक सपोर्ट के ऊपर यहाँ ट्रेड कर रहा है, जो सपोर्ट मुझे यहाँ नज़र आती है। सो यहाँ से फर्दर हो सकता है यहाँ गिरावट देखने को मिले। अगर यहाँ से गिरावट देखने को मिलती है तो फिर हमें इस रेंज के अंदर ये निफ्टी ट्रेवल करता हुआ नजर आ सकता है। इस रेंज को भी अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर हमें प्री पैंडेमिक लेवल्स जो थे 12,300 के, वो लेवल्स भी यहाँ हमें देखने को मिल सकते हैं। पर इस लेवल से इस लेवल तक आने के लिए कितनी गिरावट हमें निफ्टी को लानी पड़ेगी, वो देखने के लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो निफ्टी को ऑलमोस्ट 34% की गिरावट यहाँ
दिखानी पड़ेगी इन, अगर उसको 12,300 के लेवल्स को टच करना है। सो ऐसा हो सकता है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि ऐसा हुआ है पास में। मैं अगर वीकली चार्ट आपको खोल के दिखाऊँ एक बार, और पास में अगर आप देखें तो ये कोविड के टाइम में 39% की गिरावट, और पास में चलते हुए देखें तो यहाँ पे 64% की गिरावट, 31% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है, देन 53% की गिरावट, देन 41%। सो अगर आप और पीछे चलते चले जाएंगे तो देखेंगे 30% से ऊपर की गिरावट लगातार हमें यहाँ देखने को मिलती आई है। बट द गुड थिंग इज 2008 के बाद की अगर हम बात करें, 2008 कहाँ पर है, या सो 2008 की अगर बात की अगर हम बात करें तो 30% की गिरावट हमें एक बार में देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे 28% की गिरावट जरूर देखने को मिली है। देन उसके बाद यहाँ पे 24% की गिरावट एक बार और देखें, सॉरी यहाँ 28, यहाँ 24% की गिरावट, देन यहाँ पे लगभग 16% की गिरावट। अगर कोरोना वाले पीरियड को हम छोड़ दें तो 30% की गिरावट हमें देखने को मिली नहीं है, जो कि एक अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है, जबकि यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट और रेपो रेट उस टाइम पे भी काफ़ी हाई थे। सो जैसे ही इन्फ्लेशन रेट को गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है टैकल करने के लिए, वो टैकल हो जाता है, तो यहाँ से इतनी गिरावट मुझे नज़र आती नहीं है। सो आपको करना क्या, आपको इन्वेस्ट कैसे करना है इन लेवल्स के ऊपर में, वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो अभी क्योंकि सपोर्ट के ऊपर प्राइस एक्शन इसका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रेक कर रहा है, कि वो बाउंस बैक दिखा रहा है, तो इस लेवल पे आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं अगर वो बाउंस बैक दिखाता है। बट आपको चंक्स में इन्वेस्ट करना है, आपको फुल इन्वेस्टेड नहीं रहना है। आप अपनी जो ओवरऑल जो मनी है, जो वेल्थ है, उसका 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसका एक पार्ट यहाँ लगा सकते हैं, अगर थोड़ा सा और नीचे आपको देखने को मिलता है इस लेवल के ऊपर, तो 15,300 के लेवल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन अगर आपको अगेन ये 14,000 के लेवल पे देखने को मिलता है तो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे भी अगर आपको ये देखने को मिलता है तो फिर आप 12,300 के लेवल पे आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पे अभी डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल, बट आपको ध्यान रखना है, आपको केवल ऐसी ही कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है जो कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जो कंपनीज का जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है फ्यूचर में वो काफ़ी अच्छा है। ऐसी मैंने 30 कंपनीज की लिस्ट मैंने आपको शेयर की भी थी एक वीडियो के अंदर, आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। जो भी कंपनी आपको सही प्राइस में मिल रही है, अच्छे प्राइस में मिल सकती है, आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। और आप गोल्डन पाइप की वेबसाइट पे जाकर के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। आप चाहें तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो यूएस मार्केट जो कि काफ़ी अच्छा करेक्शन दिखा चुका है, वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एक बार जब रिकवरी होनी शुरू होगी तो बहुत तेज़ी से रिकवरी होनी शुरू होगी। क्योंकि यहाँ पे जब कोरोना के टाइम पे ये मार्केट नीचे गिरी थी, तो यहाँ पे अब रिकवरी देखे तो बहुत अच्छी खासी उसने रैली दिखाई थी। तो यहाँ पे भी मुझे वही नज़र आता है कि जब ये रिकवर करना शुरू करेगा तो अच्छी खासी रैली दिखाएगा, बट अभी कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन में रह सकता है। तो उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग भी फॉलो कर सकते हैं, आप रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर सकते हैं कि जब नीचे आए तो बाय कर लिया, जब ऊपर गया तो आप सेल कर दिया। और अच्छे स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं क्योंकि वो अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, जैसे HUL, रिलायंस और HDFC। बट ये मेरी बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने समझ से, अपने ड्यू डिलिजेंस से, एडवाइजर की हेल्प के साथ ही इन्वेस्ट करेंगे। मेरे कहने से सिर्फ आप सीखेंगे। सो हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी इन्वेस्टेड, बी मोटिवेटेड। इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी समझ आ सके कि ऐसे टाइम में करना है। बाय बाय।